सभी किसान भाइयों का कृषि चौपाल में स्वागत है। तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, बाकी किसान भी ज्वाइन करते रहेंगे। आज थोड़ा हमने जो थोड़ा अलग तरीके से अपन कार्यक्रम कर रहे हैं। चलती रहती है तो राहुल, आपका माइक चालू है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे साप्ताहिक कृषि चौपाल है, जिसमें कि हम रबी फसलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इस बार हमने जो विषय रखा हुआ है वो हमारे जो सभी जगह जहाँ भी हमारा स्मार्ट एग्री कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर हम लोग जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करते हैं अंडर द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब खेती की बेहतर तकनीकों में हम लोग जैविक तरीके से कैसे खेती को लाभ पहुंचा सकते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारे इसका सातवां रबी सीजन का कार्यक्रम है। तो जैसे कि आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, केचुआ खाद इस्तेमाल करते हैं, खेतों में राइजोबियम डालते हैं, अलग अलग तरीके के आप लोग जो बैक्टीरिया वाले जैव उर्वरक बोलते हैं वो डालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ भी मतलब हम लोग भी जो अपने स्मार्ट एग्री कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जिलों में भी बन रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो ये है कि ये जो उत्पाद हैं, तो अभी क्या है, ये बहुत कम डॉक्यूमेंटेड होते हैं। मतलब हर व्यक्ति अपना अलग अलग किसान अपना उपयोग करता है और उसका जो फायदा होता है वो उसके उस तक ही सीमित रहता है। तो आज के इस जो अपना वीकली चौपाल है, इसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अलग अलग जिलों से भी हमारे टीम के लोग प्रस्तुतिकरण करेंगे कि भाई वो क्या कौन से उत्पाद खेतों में और उनका क्या इफेक्ट आता है, क्या उपयोग होता है उसका। तो इस तरह से कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यदि तो इसमें बेसिकली कुछ ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं, मतलब जो अलग अलग जगह पे रिपोर्ट हुए हैं पर कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुए। और दूसरा ये कि मान लो सभी लोग जीवामृत बनाते हैं, लेकिन जीवामृत बनाने का एक कोई स्टैंडर्ड तरीका अभी तक कोई है नहीं, जिससे कि हम उसका आईसी मटेरियल है ना, ऐसा मटेरियल हम निकालते हैं जो अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचा पाए। जैसे पूर्वा जी दिख रही है, वहां पर पूरा लेआउट डला हुआ है इसका गार्डन का। तो सभी जगह हम लोग जैविक उत्पादों को बढ़ा रहे हैं। जैविक का उत्पादन बहुत आसान होता है। जो हमारे घर के रिसोर्स हैं, है ना, जो किसानों के पास जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, उनके उपयोग से ही ये हम कर पाते हैं। तो मैं देख रहा इसमें रवि जायसवाल जी, धर्मेंद्र और हेमेंद्र हैं क्या? यस सर, मैं हूँ। तो हेमेंद्र, आपसे शुरू करते हैं। तो आपका अनुभव है उज्जैन में आप काम करते हैं, कुछ अच्छा रिजल्ट आया अपने को कंडा रानी का। सारे किसान लोग भी अपनी क्या कहते हैं जो अनुभव है वो शेयर करेंगे। यदि उनको वो कोई नए प्रयोग करते हैं तो वो भी शेयर करेंगे। और यदि मान लो यदि उन्होंने नहीं इन तकनीकों को यदि उन्होंने पहले से सुन रखा होगा और कोई उनका कंफ्यूजन होगा तो वो भी अपन दूर करेंगे। तो एक बार सभी का अपन देख लेते हैं, फिर उसमें अपन कुछ कॉमन चीजें निकालेंगे और फिर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं भी दूंगा। और उसमें फिर अपन कोशिश करें कि इसको हम डॉक्यूमेंट करके फिर एक पूरा प्रोग्राम इस तरह से जैविक के ऊपर बना पाए, है ना। ठीक है, तो मैं आपका प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा, आप ही दिखाएंगे? सर आप शेयर कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। जी जी, हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट। हाँ सर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमेंद्र आर्य है और मैं उज्जैन जिले में कार्य कर रहा हूँ। मैं आपको जो हमारे यहाँ पे जैविक उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जो किसान अप्लाई कर रहे हैं, उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा, जिससे कि आप अपने ही घर पे कम दाम में आपकी जो बाजार में चीजें मिल रही हैं, आप उनको घर में ही उपयोग करके बना सकते हैं, जिससे कि आपको जो लागत है उसमें कमी आएगी। तो पहला जो हमारा है वो कंडा टॉनिक है। इसमें आपको 1 एकड़ के लिए 45 कंडे लेने हैं और 45 कंडे
हो उनको निकाल के एक जो बड़ा बर्तन है जिसमें वो पूरे कंडे डूब जाए, उनको आपको रात भर के लिए पानी भर के रखना है। नेक्स्ट सर। 12 घंटे जब आप उस कंडे को पानी में गला करके रखेंगे तब उसमें से एक मटमेला मिश्रण निकलेगा, जिसमें कि एक ह्यूमिक एसिड होता है। बेसिकली अपन बाजार में ह्यूमिक एसिड मिलता है, जो कि 500 से 700 रुपए लीटर मिलता है, या फिर दानेदार फॉर्म में मिलता है। तो उसको आप अपने घर पे ही, अगर उस कंडे को आप रात भर पानी में गला के रखते हैं, कंडे का जितना भी तत्व होता है जो कि उपयोगी होता है वो उस पानी में निकल आता है, और फिर उसको आपको 10 गुना पानी में मिला करके उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे वो भी फायदा होता है कि जब आप उस कंडे को गला देते हैं तो उसके पश्चात जब उस कंडे को आप सुखा के जलाएंगे तो उसकी दहन क्षमता में कोई भी समस्या नहीं आएगी, और उस कंडे को जलाने के बाद उस कंडे से वो कंडा धुआं रहित हो जाएगा, क्योंकि उसका भी जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उस कंडे का वो आपका पानी में आ गया है, और कोई भी ऑर्गेनिक चीज जलती है तभी उसमें धुआं निकलता है। तो इसको आपको जितना भी पानी मिलेगा उसको आपको 10 गुना पानी मिला के आपको स्प्रे करना है। नेक्स्ट सर। ह्यूमिक एसिड का क्या फायदा, ह्यूमिक एसिड अपन खेतों में क्यों डालना चाहिए, इसका महत्व क्या है अपने को, मतलब ह्यूमिक एसिड क्या है आप जाने कि इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि यह मिट्टी को भुरभुरा करता है। जैसे कि अपन खेत में खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, तो ये उसी प्रकार कार्य करता है। किस किसान के पास अगर गोबर की खाद नहीं है या नहीं डाल पाता है किसी कारणवश, तो अगर वो उसकी फसल में इसका एक फसल में 3 से 4 बार उपयोग करता है तो उसकी फसल में जो मिट्टी के जो जैविक उत्पाद है जो खाद डालते हैं उसकी ये बराबरी उतनी तो नहीं करता पर उसकी कमी नहीं होने देता। दूसरी बात, इसमें जड़ों का विकास करता है। जैसे कि आप जानते हैं किसान भाइयों की पौधे में जड़ी ऐसी चीजें जो जमीन से पोषक तत्व लेगी, तो पौधे की जितनी जड़ें गहरी जाएंगी या जितनी ज्यादा बनेगी उतने उसको पोषक तत्व मिलेगा और उतने अपने को उत्पाद मिलेगा। तीसरा इसका फायदा क्या है, तीसरा इसका फायदा यह है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है, क्योंकि इससे डालने से, ह्यूमिक एसिड डालने से पौधे में आता है हरापन, और हरे पे आने से प्रकाश संश्लेषण की जो है वो वृद्धि तेज होती है, और इसमें वो इसके पश्चात साथ शाखाओं में भी इससे वृद्धि होती है, क्योंकि प्रकाश के कारण ही भोजन बनता है, तो चीजें तेज होती है। चौथा इसका फायदा क्या है कि ये पौधों के फलों में वृद्धि करता है, साथ ही साथ पोषक तत्वों को मात्रा में मिलाता है। जैसे कि अगर आपको इसको खेतों में अगर स्प्रे करते हैं या डालते हैं खेतों में, तो इससे आपके खेतों में जो पोषक तत्व है वो पौधे को मिलना ज्यादा से अधिक मात्रा में हो जाएंगे। तीसरी है मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। आप सभी किसान भाई जानते हैं कि अगर खेतों में अपन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई सा भी जैविक तत्व डालते हैं तो उससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसमें जैविक पदार्थ अधिक होते हैं, वो जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी को चाहिए, जो मिट्टी में से पोषक तत्वों को लेकर अपने पौधे को दे सके, तो ये उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है। साथ ही साथ उपज में वृद्धि करता है पौधे की। किसान भाइयों के हमारा देखा गया है कि किसानों ने अपने खेतों में इसको हर 10 से 15 दिन में सब्जी में इसका प्रयोग किया है। तो किसानों का कहना है कि उन्होंने स्वयं ने ये अपनी तरफ से माना है कि उनकी फसल दूसरे किसानों की फसल की अपेक्षा कुछ बाजार में तेज गई है, या कुछ लोगों ने स्वाद में उसका अंतर पाया है। जैसे कि हमारे किसान हैं जी, जो कि संतोष जी पाटीदार हैं, उन्होंने कहा है कि सर मैंने इसका उपयोग अपने टमाटर पे किया था, तो उसका जो कलर था वो एक अलग उसका निखर के आता है, तो उसमें उसको किसान को फायदा होता है कि उसका माल भैया मार्केट में पहले। तो इसका उपयोग आप हमेशा कर सकते हैं कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है कि ये जैविक उत्पाद है अपना। तो किसान भाइयों इसमें आपको करना क्या है, इस कंडे लेना है, रात भर गलाना है, और उस कंडे को गला करके जितना पानी आपका बचता है उसको 10 गुना पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना है। जरूरी नहीं कि आप इसको पंप से स्प्रे करें, जहां आपकी मोटर चलती है उसमें आप इसके वहां पे एक टोटी बना के या कुट्टी में ऐसा करके व्यवस्था करके आप उसको वहां डाल सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों में इसमें आप एक बहुत बेहतर, अगर इसका अपन और अच्छा महत्वपूर्ण या और उसको बेहतर बनाना चाहें
तो इसमें आप अपने कंडे के पानी में थोड़ी सी 10 से 12 दिन पुरानी छाछ और उसमें गाय का गोमूत्र और आधी चम्मच हल्दी एक पंप में अगर डालते हैं, आधा लीटर छाछ, आधा 250 ग्राम गोमूत्र और आधी चम्मच जो अपन खाना खाते चम्मच से हल्दी, तो इससे क्या फायदा होता है, जो अपने जो खेतों में जो रोग या कुछ जो लगते हैं उसकी उससे समस्या कम हो जाती है, उसका लगना बंद हो जाता है। और एक हल्दी जो हल्दी खाते हैं उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, तो उससे जो खेतों में या फसलों में जो बीमारी आने की संभावनाएं होती हैं, तो संभावना को हल्दी थोड़ा सा कम कर देती है ना। दूसरा उत्पाद है अपना 5 पत्ती घोल, जिसको बोलते हैं 5 पत्ती अर्घ। इसको बनाने के लिए अपने को एक बड़ा बर्तन चाहिए 20 लीटर वाला। इससे आप जितना आपको सुटेबल है, आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं कि अगर आपको एक ही साथ अधिक मात्रा में बनाना है कि आपको उसको हर आपको 15 से 20 दिन में उसका स्प्रे करना है। साथ ही साथ आपको उसमें गाय का गोमूत्र ले लेना है 10 लीटर और आपको जो पत्तियां लेनी है। नेक्स्ट करेंगे, किसी का पीपीटी शेयर हुआ है, अपना सर पीपीटी शेयर बंद कर दीजिएगा। मैं आगे सर आप शेयर कीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है कि 5 प्रकार की पत्तियां जब आप लेंगे इसमें, तो आपको इसमें अलग अलग प्रकार की पत्तियां लेना। पत्तियां कौन सी लेना है, आप 3 गुण याद रखिए हमेशा अपने उसमें कि आपको वो पत्तियां लेना है जो एक तो कड़वी हो, है ना, जो जैसे नीम है। दूसरा है जो पत्ती जानवर नहीं खाता हो, नीम जानवर नहीं खाता है, दूधी जानवर नहीं खाता है। तीसरा है जिस पौधे में से दूध निकलता हो। आपको 3 गुण ध्यान रखना है, जो पत्ती कड़वी हो, जिसमें से दूध निकलता हो और जिस पत्ती को जानवर नहीं खाता है। ये 3 गुण की पत्तियां किसी भी पौधे की ले सकते हैं। ये हर पत्ती को आपको 2-2 किलो लेना है। इस पत्ती को अच्छा आपको काट कर पीस कर जो भी आपने एक बर्तन लिया है बड़ा, उसमें आपको डाल के रख देना है। नेक्स्ट कीजिए सर। जिसमें नीम, सीताफल, जामफल, पपीता। सर नेक्स्ट कीजिए सर। हाँ, वो एक्चुअली मेरी बढ़ रही है, मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जैसे कि आपने इन पत्तियों को ले लेंगे, तो आपको इनको अगर आपने इसको नॉर्मली तरीके से बनाएंगे तो आपको इसको 8 से 10 दिन तक आपके घर में ये बर्तन में रखना पड़ेगा। रखने के पश्चात ये 8 से 10 दिन में ये बिल्कुल घोल बन के तैयार हो जाएगा। उसको छान के आपको वही इससे है कि इसको भी 10 गुना पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम इतना समय नहीं इंतजार कर सकते कि हमको तो आज ही इस खेत का स्प्रे करना है, क्योंकि हैंड टू हैंड ही हमको चाहिए, तो इसके लिए आपको किसान भाइयों क्या करना पड़ेगा कि आपको इसके लिए एक मटका लेना पड़ेगा बड़ा वाला। उस मटके में पानी भरना है और जो आपने पत्तियां तोड़ी है 2-2 किलो, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की, 10 प्रकार की, वो उसमें आपको भरना है और उसको आपको चूल्हे पे चढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है कि इसमें आपको हर बार 5 बार आपको उबाल देना है। उबाल किस प्रकार देंगे, इसमें आपको मटके को गर्म करना है, पानी उबलेगा और उसके बाद आपको उसको ठंडा करना है, पूरा ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार आपको वो प्रतिक्रिया 5 बार अपनानी है। उबालना है, अच्छा उबल जाएगा, आपको उसको फिर ठंडा करना है। ये क्रिया आपको 5 बार उसमें करनी है। तो इससे क्या होगा कि जो पानी है वो हो जाएगा कड़वा, और जो दूध वाली पत्तियां डाली है उनसे क्या होगा कि पानी का उस खेत पे फसलों पे स्प्रे करेंगे, वो पानी वहां पे चिपक जाएगा। तो इससे क्या है कि जब अपन उसका पानी में स्प्रे करेंगे 10 गुना पानी में मिला करके, तो जो अपनी क्या है वो हो जाएंगी कड़वी हो जाएंगी। तो उससे क्या कोई सा भी जानवर या कोई सा भी कीड़ा है वो कड़वी पत्तियां खाना पसंद नहीं करता है। तो उससे जो अपने खेतों में जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, जैसे कि आपको समस्या आती है अभी लहसुन में थ्रिप्स लगती है, आपके प्याज में सफेद मक्खी लगती है, इसकी समस्या बहुत अभी 2-3 साल से ज्यादा आने लगी है। तो अगर आप इसका हर 10 या 12 दिन में स्प्रे
करते हैं अपनी फसलों में, तो आपकी इनकी समस्या काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, मैं किसान भाइयों आपसे चाहता हूं, इससे कोई भी कीट मरेगा नहीं, सिर्फ इससे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं कि ये आपके खेतों में लगेंगे नहीं, और इससे आपका खर्च कम हो जाएगा। और इसके बाद ये कि अगर इसकी आपकी गुणवत्ता और आप इससे अच्छी करना चाहते हैं कि सर मुझे इसी में एक और फायदा चाहिए, तो जब आप इसको बनाएंगे, वो जब ये अच्छा कि 8-10 दिन बाद जब ये बन के तैयार हो जाएगा, तो इसमें आप थोड़ा सा जो आप वेस्ट डिकम्पोज होता है, जो अपने हमारी सोलिडाइट ने हर टीम ने हर जगह बनाया हुआ है, इसमें आप 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आप इसमें डाल देंगे, और उसके 2-3 बार इसका आप स्प्रे करेंगे, तो जो वेस्ट डिकम्पोजर जीवाणु है वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे, और आप इसको स्प्रे करेंगे तो वो आपका जीवाणु को भी काम करेगा, और जो आपके खेत में जो रस चूसने वाले कीट हैं उनका भी वो रस नहीं लगने देगा, उनको कंट्रोल कर सकता है। तो ये 2 जैविक उत्पाद हैं जो कम दाम में और सस्ते में, हर घर में गांव में किसान रहते हैं, घर में कंडे मिलते ही मिलते हैं। उससे ये फायदा कि अगर आप कंडे पानी कंडा नहीं डालोगे, तो जो घर में अपनी दीदियां हैं वो भी खाना बनाएंगी, तो उनकी आंख से भी वो जो धुआं निकलता है, तो उनकी आंख से भी इसमें आंसू नहीं आएंगे, तो उनको भी एक राहत मिलेगी कि आने वाले समय में धुआं निकलेगा तो वो भी एक उनके लिए बेहतर है। दूसरी बात, इसमें अगर कंडे का धुआं निकलेगा तो आपको जो घर में जो काला होता है वो भी इससे काला नहीं होगा। तो ये 2 उत्पाद हैं जिसको आप घर में आराम से अपने उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई का प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू हेमेंद्र, ये बहुत ही अच्छी जानकारी मिली, जिन पर कर ही रहे हैं, तो किसान भाई भी अपने शेयर करेंगे। कर रहे हैं, ये भी कर ही रहे हैं, और जानकारी मिलेगी देवास में धर्मेंद्र के जीवामृत बनाना कैसे है ना। उसके बाद फिर अपना अनुभव शेयर करेंगे, इसको कितनी मात्रा डालना ज्यादा रिकमेंडेड होता है, या हम स्टैंडर्डाइज कर पाए तो वो आज के जो पाल में क्या क्या चीजें हमारे मतलब हम यूनिफॉर्मली प्रमोट कर सकते हैं। तो रवि, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर, आ पा रही है। हाँ, आप करोगे? हेलो, आप ये कर पाओगे? सर बस आप मैं करता हूँ ठीक है जी सर, इसको लार्ज कर दीजिए सर जी। ये इतना बड़ा रखते हैं तो बाद में पूरी स्क्रीन दिखती है मुझे। अच्छा जी सर, देख पा रहे हैं, आराम से दिख रहा है। जी सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को मैं नमस्कार, मेरा नाम रवि जायसवाल है, और मेरे सभी किसान भाइयों का, फील्ड स्टाफ का, अनिल सर का, जो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे हमारे साथी हेमेंद्र आर्य जी ने अभी ऑर्गेनिक उत्पाद या जैविक उत्पाद जो हम खेती के अंदर उपयोग करते हैं उसके ऊपर बहुत जब अच्छा जो प्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही कुछ उत्पाद में जो हम प्रैक्टिस के हम लोग किसानों को करवाते हैं, जिससे उनका खर्च जो है कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो उसी के अंतर्गत मैं ये जो पीपीटी है वो शेयर करना चाहूँगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जो वर्मी कंपोस्ट बेड की, है ना। जो वर्मी कंपोस्ट बेड है वो एक्चुअली होता क्या है कि एक बेड होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12-4-2 की होती है, और ये जो एक पॉलिथीन युक्त होता है जिसमें क्या गोबर का कच्चा खाद हम लोग भरते हैं, और उसके ऊपर जो है हम लोग जो आइसिनिया फोर्टिडा एक स्पीसीज होती है उसके केचुए हम लोग छोड़ते हैं। ये एक ऐसी स्पीसीज होती है जो बहुत सक्रिय रूप से दिन रात कार्य करती है और हमारा कच्चे गोबर को सड़ाती है, और उसको जो है मतलब जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास
की एक मात्रा दे रखी है जो गोबर में ये FIM में होती है, जिसको फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। वो जो है कच्चे खाद में 0.5 नाइट्रोजन, और जो फास्फोरस होती है 0.25, और जो पोटास होती है वो होती है 0.5 होती है। तो ये क्या है कि ये बहुत कम होती है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो वर्मी कंपोस्ट में है, ये एक्चुअली क्या थोड़ा बाय मिस्टेक थोड़ा गलत हो गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो जो नाइट्रोजन होती है, इसमें नाइट्रोजन वर्मी वर्मी कंपोस्ट के अंदर 2.5 से 3 होती है, और जो पोटास होती है 1.8 से 2.3 होती है, और जो फास्फोरस होती है जो 1.4 से जो 6 के आसपास होती है। NPK जो है इसका इंक्रीजमेंट परसेंटेज इतना होता है, और जो कार्बनिक जो पदार्थ होता है इसमें 9.5 के आसपास हो जाता है। सर नेक्स्ट। हेलो सर नेक्स्ट। हेलो जी, ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं वर्मी कंपोस्ट बेड सेटअप के हैं, और ये वर्मी कंपोस्ट इसको किस तरीके से लगाते हैं, इसके अंदर कितने खूंटे लगाते हैं जिससे कि हमारा वर्मी कंपोस्ट बेड जो है वो खराब नहीं हो। ये वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो चुका है जो बेड से हमने निकाला है। और सर नेक्स्ट नेक्स्ट। ये वर्मी कंपोस्ट जो है पूरा बन के तैयार हो जाता है। आपको पता है जैसे उबली हुई चाय की पत्ती होती है उस टाइप से हो जाता है। नेक्स्ट सर पीपीटी। हाँ मैं शेयर करूँगा। जी 1 मिनट। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वर्मी कंपोस्ट बेड लगाया हमने, और ऐसे एक जो है पाइप लगाकर और हम उसका संबंध डायरेक्ट कर देते हैं, और नीचे कुछ पात्र रख देते हैं, बाल्टी हो गया या मटका हो गया, नीचे रख देते हैं तो ऊपर से पूरा पानी रिस कर नीचे जाता है, और मटके में पानी एकत्रित हो जाता है जिसको हम लोग वर्मी वॉश कहते हैं। और इसका उपयोग करने से मार्क नेक्स्ट है ना, यूज अप हो जाता। देखिए वेस्ट नाम से ही वो होते हैं, ये क्लियर हो रहा है कि इसका तो वेस्ट मटेरियल होता है ना, गोबर हो गया खेत के अंदर, तो अधिकतर किसान भाई हमारे जो गांव 2-4 महीने 6 महीने में उठाकर खेत में डाल देते हैं, जिससे अत्यधिक सर वापिस अच्छा तभी कंटिन्यू करूंगा। मैं करूं क्या? नेटवर्क का प्रॉब्लम पता नहीं क्यों स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ऐसे जो गोबर होता है कच्चा गोबर उसको भूमि के ऊपर डाल देते हैं और सीधा उठा के हम लोग खेत में डाल देते हैं, जिससे क्या अत्यधिक जो खरपतवार पनपते हैं और जितने पोषक तत्व मिलने पाते हैं उतने मिल भी नहीं पाते, और ये गोबर कच्चा रहता है जिसके कारण जो दीमक रहता है, जिसके कारण हमारी फसल की जड़ में भी अत्यधिक खर्चा होता है, और जो दीमक है उसके कंट्रोल के लिए भी हमें दवाई स्प्रे करनी पड़ती है। तो वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग हम लोग आप देख पा रहे हैं, जैसे उसका कल्चर होता है, उसको आप जो है 200 लीटर पानी में डाल दीजिए, फिर ऐसे जो डंडे की सहायता से गोबर के अंदर छेद कर करके और उसमें जो है ये डिब्बे से आप उसमें डाल दीजिए, तो उसके जो बैक्टीरिया है पूरे खेत में फैल जाएंगे, मतलब पूरे गोबर में फैल जाएंगे और उसको अच्छे सड़ा देंगे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे येलो स्टिक काट की। सर ये दिख नहीं पा रहा मुझे।
आ गया? सर हमको दिख रहा है येलो स्टिक कार्ड। नहीं नहीं येलो लगेगी हमको। लेकिन लाइट दिख रही है उसके ऊपर ठीक है। मैं ऐसे बताइए येलो स्टिक कार्ड होता है या हिंदी में इसको जो है पीला चिपचिपा जो कार्ड बोलते हैं। ये क्या होता है, जो भी रस चूसक कीट होते हैं वो सारे कीट जो ये कलर होता है पीला, वो उनका फेवरेट कलर होता है। तो वो सारे कीट जो है आकर ये जो येलो स्टिक कार्ड है इसके ऊपर बैठ जाते हैं, जैसे कि उसके नाम में है कि चिपचिपा कार्ड है। तो सारे कीट इसके ऊपर रस चूसक आके बैठ जाएंगे और सारे इसमें चिपक के मर जाएंगे। तो ये भी जो है यांत्रिक विधि की मतलब कीट नियंत्रण की यांत्रिक विधि के अंतर्गत बहुत अच्छा साधन है और किसान भाई इसका बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। और इससे जो है स्प्रे अगर लगभग आप लहसुन प्याज या फिर कोई दूसरी फसल में अगर आप चाल ले रहे हैं तो इससे कम से कम 2 का आपका फायदा हो जाएगा। मतलब अगर कोई किसान साइड वाला चार ले रहा है तो आपको 2 स्प्रे की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप के बारे में जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई जानते होंगे कि कितना उपयोगी है। तो यह मतलब कीट के पतंगे जो रस चूसक कीट के पतंगों को रोकने के लिए किया जाता है ना। इससे जो दवाई है उसके उपयोग को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, खर्च बहुत कम होता है। और ये जो सबसे उपयोगी बात कि ये बहुत सस्ता भी होता है, किसान भाई आसानी से इसको लेकर अपने फसल में उपयोग कर सकते हैं। और जितने भी कीट हमारे खेत में लग रहे हैं तो हम जाकर एक ही सूचना पटल जैसे इन्फो बोर्ड होता है ना, उस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है, इससे हम लोग सीधा इसको ले सकते हैं या सारी इंफॉर्मेशन एक जगह हमें मिल जाएगी। इसके अंदर एक ल्यू लगा होता है जिससे जो इंसेक्ट है इसके इधर आकर्षित होता है और ये 6 की संख्या में हम लोग लगाते हैं 1 एकड़ में। नेक्स्ट देखिए ये लगाने का इसका तरीका होता है, एक ल्यू निकलता है व्हाइट कलर का, उसको सीधा आप लगा सकते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं जैसे लास्ट जो सेकंड लास्ट जो पिक्चर है उसके अंदर बहुत सारे जो ठीक है इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यह एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसके अंदर एजेटिरेक्टिन होता है जो सक्रिय तत्व होता है और इससे रस चूसक कीट या दूसरे कीटों को आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है वही इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा कि ये जो प्लांट होता है उसका पूरा ठीक है। इसका यूज कैसे किया जाता है कि इसमें 4.9% 8 से 10 ग्राम प्रति पंप जो है इसको यूज करते हैं 350 ml प्रति एकड़ जो इसका यूज किया जाता है। और ये 1000 ppm में 1500 और 2000 ppm के में ठीक है। ये एक जो है बायोलॉजिकल फंगिसाइड होता है जो ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसका उपयोग आप जो खड़ी फसल में भी कर सकते हैं, बीज उपचार में भी कर सकते हैं, मिट्टी उपचार में कर सकते हैं। और ये बहुत ही उपयोगी और बहुत अच्छा जो फफूंद जनित बीमारियों के रोकथाम के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है जो है रह गया है। तो इसमें क्या 6 से 8 दिन में ये जो पानी हम लोग लेते हैं ना 5 लीटर, इसके ऊपर पूरा मतलब फेस आ जाते हैं, है ना। जैसे व्हाइट फेसकुट टाइप के रहते हैं ना, ऐसे पूरे इसमें फैल जाएंगे। और इसमें थोड़े से जीवाणु जो रहते हैं वो लाखों की करोड़ों की संख्या में जीवाणु पूरे फैल जाएंगे। और इसको फिर आप जो 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर और 1 एकड़ खेत के अंदर देखिए आप, जैसे कि इतने बड़े नरवाई थे इसके ऊपर किसान भाई ने हमारे पूरे स्प्रे किए हैं। मैंने खड़े रहकर पूरा स्प्रे करवाया रिजल्ट देखने के लिए और आप मानेंगे नहीं इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है। हमने यहाँ जितने डेमो दिए थे सारे सक्सेस रहे हैं। बस इसका एक थोड़ा सा है कि इसमें ये स्प्रे करने के बाद में नेक्स्ट डे आपको जो है हल्की सिंचाई जो है ये स्प्रिंकलर मेथड से हल्की सिंचाई देनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज को सड़ने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। तो वो नमी बढ़ाने के लिए हमें क्या है हल्की सिंचाई देनी पड़ती है। जो लाइट ट्रैप है ये क्या है जो स्वचालित कीट नियंत्रक उपकरण है
है ना, जो लाइट ट्रिप रहता है उसमें क्या रात के समय जितने भी रस चूसक कीट होते हैं वो सारे लाइट के माध्यम से एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। उसी के अंतर्गत नीचे एक जो है एक प्लेट या पात्र लगते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग जो है 4-6 बिन 8 बूंद ऑयल डाल देते हैं, जिससे क्या है, देखिए आप देख पा रहे होंगे ऐसे हम लोग जो है लाइट टेप लगाया हुआ है। इसको जो है रस चूसक कीट और बाकी जो अन्य कीट है, मोथ वगैरह है, ये सारे इसमें रात भर में लाइट लगाने से पूरे रात भर में एकत्रित हो जाते हैं और ऐसे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच रवि, इतने कम समय में अच्छा तुमने सारा अपना जो कंपाइल किया। तो बेसिकली बताने का उद्देश्य ये था कि बहुत सारी जैविक एक्टिविटी हम लोग फील्ड में ऑलरेडी कर रहे हैं और हर जिले में हो रही है और उनका फायदा भी किसानों को हो रहा है, तभी तो वो ये एक्सपांड हो रही है, मतलब बढ़ रही है। पर हम इनको डॉक्यूमेंट करके उसका जो फायदा है उसको कैसे कैलकुलेट कर पाए, वो हमारे लिए चैलेंज है। तो हमारे साथ जोशी सर भी आ गए, जुड़े हुए हैं। जोशी सर ने भी एक हमको प्रेजेंटेशन दिया है जो कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो कि रजिस्टर्ड हुई है कहीं कहीं पर पूरे देश में, उसका एक प्रेजेंटेशन है, वो लास्ट में लेते हैं। धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र देवास से जीवामृत के बारे में बताएंगे। धर्मेंद्र सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन पा रहा हूँ। है ना, मैं प्रेजेंट करूँ? ठीक है सर। हाँ धर्मेंद्र, शुरू कर सकते हैं ना, दिख रही है स्लाइड? जियो जी सर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जीवामृत की। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं देवास से हूँ और आज मैं आपको जीवामृत की विधि बताने जा रहा हूँ कि हम किस प्रकार से किसानों को बनवाते हैं और किसान भाई उसको किस तरीके से उचित मात्रा में बनाकर अपनी फसलों के लिए स्प्रे करें और फसलों में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पहले तो हम जानते हैं जीवामृत है क्या। जीवामृत एक प्रकार का अत्यधिक प्रभावशील जैविक खाद है, क्योंकि जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो सबसे जरूरी है कि जैविक खेती में हमें जीवामृत का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिस जीवामृत को हम जब बनाते हैं तो उसमें गोबर, हमारा देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और हमारी जो मिट्टी रहती है जहाँ हम कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसी मिट्टी, और एक हमें ड्रम चाहिए 200 लीटर का, जिसमें हम हमारे जीवामृत तैयार कर सकते हैं। तो हमारे जीवामृत बनाने की मैं विधि बताता हूँ आपको। जीवामृत तैयार करने के लिए हमें 10 किलो गाय का ताजा गोबर लेना है, और क्योंकि ताजा गोबर में जीवाणु की संख्या अधिक होती है, इसलिए हमें गाय का ताजा गोबर लेना है। और 10 लीटर गौमूत्र लेना है, 1 किलो गुड़ लेना है और 1 किलो बेसन लेना है। और अगर किसी किसान भाई के पास गुड़ नहीं हो तो गन्ने का 4 लीटर गन्ने का रस भी ले सकते हैं वो। इसके बाद हम जो 1 किलो बेसन लेते हैं, अगर किसी किसान भाई के पास बेसन ना हो तो जो दालें हैं, कोई सी भी दाल का आटा वो ले सकते हैं, दाल का आटा। इसको हम 200 लीटर पानी में अच्छे से मिलाते हैं। 200 लीटर पानी 200 लीटर वाला ड्रम प्लास्टिक का हम एक ले लेते हैं, उसमें हम ये सारी चीजें डालकर अच्छे से इसको 6 से 7 दिन तक रखते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि भैया गोबर अच्छे से घोलकर और बेसन घोलकर उसमें मिला रहे हैं। तो ये 6 से 7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा। 6 से 7 दिन में इसको हमें सुबह शाम क्लॉकवाइज हिलाना है, क्योंकि बैक्टीरिया ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जाए ताकि वो अच्छे से मिल जाए। इसको हमें किसी भी फसल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी फसल किसी खड़ी अवस्था में है तो हम इसे स्प्रे के रूप में कर सकते हैं, सिंचाई के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जीवामृत नाम से ही जीवामृत है। फसलों के लिए जो हमारी फसल रहती है
उसमें एक हिसाब से टॉनिक का और खाद का दोनों का काम करता है ये। जो अगर हम इसको खड़ी फसल में स्प्रे के रूप में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो फसल रहती है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है क्या। और इसको अगर हम सिंचाई के रूप में भी अगर इस्तेमाल करते हैं, जहां हमारा पानी चलता है वहां एक हम, जैसे अभी हेमेंद्र भैया ने बताया था कि एक ड्रम में टोटी लगा के रख सकते हैं, तो उससे किसानों को एक थोड़ा सा वो भी बचेगा कि उन्हें स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पे उनको जहां पे सिंचाई का पानी चलता है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसमें फसल डायरेक्ट हमारी सिंचाई के पानी के साथ ले सकती हैं। इसमें जीवामृत का उपयोग और भूमि में फसल के फायदे बहुत सारे हैं हमारे। जैसे कि जीवामृत अगर भूमि के अंतर्गत हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे जो ऑर्गेनिक कार्बन रहता है उसकी वृद्धि करता है सबसे जरूरी, क्योंकि आज हमारे रासायनिक जितनी भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। तो जीवामृत को इस्तेमाल करने से हमारा ऑर्गेनिक कार्बन हमारा बढ़ेगा, साथ ही फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, क्योंकि जीवामृत में कई प्रकार के तत्व रहते हैं जो फसलों को आवश्यकता होते हैं। इसमें हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि चीज इसमें रहते हैं। इस 1 ग्राम जीवामृत में लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया हमारे मौजूद होते हैं। तो जो फसल के लिए हमें मतलब मिट्टी में अगर जाएंगे तो मिट्टी को भी जो हमारे जीवा जो पहले खाद वगैरह पड़ रखा हुआ था तो उसको पकाकर हमारी फसलों को देने का काम भी करती है जीवामृत। जीवामृत फसल को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। साथ ही जीवामृत का इस्तेमाल करने से जो किसान भाई जो मार्केट से खाद वगैरह ला रहे हैं या कोई दूसरे खाद डाल रहे हैं, तो जीवामृत के इस्तेमाल करने से उनको जमीन में जब कार्बन बढ़ता है तो उसको दूसरा खर्च भी कम हो जाता है। जैसे आप सर एक लास्ट वाली स्लाइड कीजिएगा, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से जीवामृत बनाकर तैयार कर रहे हैं। जब ये जीवामृत बन के तैयार हुआ था तो हमारे किसान है नापाखेड़ी में और केलोद में भी हैं, उन्होंने अपनी फसल में स्प्रे भी किया और सिंचाई के साथ इसका इस्तेमाल किया है। दीपक भी हैं हमारे के किसान जो जिन्होंने अपनी फसल में इसको सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया था। जब इसको उन्होंने इस्तेमाल किया तो उन्होंने देखा कि दूसरों की फसल और उनकी फसल में उनको काफी अंतर लगा, क्योंकि उन्होंने जीवामृत और 10 के अलावा उनकी फसल में उन्होंने पिछली बार लहसुन में इसका इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने किसी प्रकार का इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। तो उनको जो स्टोरेज जो लहसुन का उन्होंने लंबे समय तक स्टोर करके रखा था तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी रही थी, और जब उन्होंने अपनी लहसुन निकाली उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और सबसे अच्छी बात है कि उनका खर्च बहुत कम हुआ। तो ये जीवामृत के बेनिफिट हैं, जिससे किसान भाई जब अपना जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक तो पहले तो उनका खर्च बचता है, वो सारी चीजें हम जो हमारे घर में है हम उसी से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिस हिसाब से अगर आज हमारे किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे हैं और जिस रासायनिक खाद से हमारे मिट्टी के उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, साथ में हमारे जो सबसे अच्छी चीज है हमारी मिट्टी में केचुआ वो आज खत्म होता जा रहा है। तो हम जीवामृत के इस्तेमाल से धीरे धीरे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। साथ में हमारे जब हम जीवामृत का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ में केचुए की संख्या भी हमारे खेतों में धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जी सर। थैंक यू धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। मैंने देखा भी है देवास में काफी किसान इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग तो अपने इससे अभी इससे चौपाल में भी जुड़े होंगे, तो उनसे भी लास्ट में आशा है कि वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बेसिकली जो जीवामृत है तो उसमें जो बेसिक चीजें हैं जो कि किसी भी जैविक उत्पाद में बनाने के लिए हमको आवश्यक होती है, गोबर हुआ, गौमूत्र हुआ, गुड़ हुआ, बेसन हुआ, तो ये सारी चीजों का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तुमने बहुत अच्छे से समझाया। एक और हैं हमारे जो अभी किसानों को अपना अनुभव भी शेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बनाकर इस्तेमाल भी किया है। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल, वो लास्ट में सर। जी जी बिल्कुल। सभी किसानों को हम क्योंकि ये चीज है ना, क्या है कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण रिकमेंडेशन नहीं बन पाती और लार्ज स्केल पे यूज नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे अपन कर सकते हैं वो एक अपन और इसमें विचार विमर्श करते हैं और सुनकर अपन को ये काफी। अभी मैं क्या कहते हैं ये एक दो नई चीजें अभी कुछ नया जो नॉलेज है
वो मैं शेयर करना चाह रहा था, जिसमें कि मैं शेयर करता हूँ उसका कुछ, है ना? जी जी, हाँ एक सेकंड। थोड़ा बताइए क्या बताइए को इसका। हेलो, हाँ हेलो, 6 महीने से 1 साल 2 फसल में इस्तेमाल कर लेते हैं किसान, 2 फसल में। हाँ हाँ, हेलो, नहीं आप सुन पा रहे हैं? दो नए एक अंडा टॉनिक आप लोगों ने से सुना हो पता नहीं, लेकिन एक नया बताया था, हमारे साथ सुबोध जी जुड़े हुए हैं, वो थोड़ा सा जानकारी देंगे, मैं प्रेजेंट करता हूँ उसको। हेलो, सभी लोगों को नमस्कार। मैं कुछ दो प्रिपरेशंस अपन उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। एक जैसे अपन कंडा टॉनिक बनाते हैं, वैसे ही एक ह्यूमिक एसिड देने का एक जैविक तरीका है अपने पास में। अपन उसमें क्या कर सकते हैं कि सुनाई दे रहा है। हाँ, तो उसमें क्या है कि अंडा अपना ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए एक जैविक विकल्प अपन किसानों को बता सकते हैं। उसमें 200 लीटर का एक ड्रम लेना है, उसमें नल लगवा लेंगे अपन, और साथ में उसमें गोबर और सूखी पत्तियों की, ताजा गोबर हो और सूखी पत्तियां, इनकी दोनों की लेयर्स अपन बना के उसको 70% भर देंगे, और उसके ऊपर 30% जो हिस्सा बचेगा उसमें पानी भर देंगे। पानी भरने के 8 से 10 दिन बाद उसमें से जो सॉल्यूशन निकलेगा, उस सॉल्यूशन को सीधा खेत में चला सकते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है कि जो ह्यूमिक एसिड का कंसेप्ट है, जो सोच है, वो सबसे ज्यादा प्राइमरी स्टेज पे किसी भी पौधे को यदि हम पौधा लगाने से लेके और जब तक उसकी पत्तियां बढ़ने की अवस्था होती है, फूल आने के पहले की जो अवस्था होती है, उस समय ह्यूमिक एसिड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर पौधे को। और हम सबसे सस्ता विकल्प ये ह्यूमिक एसिड का बना के और खेत में उपयोग करवा सकते हैं। साथ में ह्यूमिक एसिड, ये जो अपना ह्यूमिक एसिड है, ये 2 बार उपयोग हो सकता है। एक बार आपने टंकी में भर लिया, 8 से 10 दिन में तैयार कर दिया, और फिर इसके बाद में आपने इसको 10 दिन बाद नल से निकले हुए जो पानी होगा, उसको आप एक बार छोड़ दीजिए। फिर से दूसरी बार बनाने के लिए आपको वो पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। वो जो 30% जो ड्रम खाली है, उसमें फिर से पानी भर दीजिए, और फिर दूसरी बार 10 दिन बाद निकाल के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक तो ये ह्यूमिक एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है अपने पास में, अपन ये कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि फूल आने के लिए अपन कोई टॉनिक बनाए, तो फूल आने के लिए एक सिंपल टॉनिक जो दक्षिण भारत में बहुत उपयोग किया जाता है, इसको अंडा टॉनिक या मुट्टाई रसम बोलते हैं। वहां पर आंध्र प्रदेश में मुट्टाई रसम का बहुत उपयोग किया जाता है। लगभग हर किसान मुट्टाई रसम अपने खेत अपने पौधों के लिए, सब्जी के पौधों के लिए या फसल के लिए बना के रखता है। उसमें अपने को क्या करना है कि जो 10 अंडे लेना है, ऐसा समतल बर्तन ले लीजिए, समतल बर्तन में 10 अंडे जमा दीजिए, और लगभग 25 नींबू का रस उसमें मिलाना है। अपन नींबू निचोड़ देंगे, उसको काट के नींबू को निचोड़ दीजिए पूरा। तो लगभग 10 दिन बाद ये अंडे, मैंने करके देखा है, 10 दिन बाद ये अंडे रबड़ जैसे हो जाएंगे और पूरा नींबू का
रस सोख लेगा वो अंडा, और इसके बाद में इसको, ये जो अंडे हैं वो 10 दिन बाद आप इस अंडे को पूरा अच्छे से मैश कर दीजिए या मिक्स कर लीजिए और उसको छान के रख लीजिए, और छानने के रख लीजिए, और 50% एक पंप 50 लीटर एक पंप में मिला के 15 उसको मिला के, तो इससे फूल में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। मुट्टाई रसम ये बहुत फेमस फार्मूला है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा चलता है। इसके अलावा अपन जो अभी जीवामृत की बात करते हैं, या जीवामृत की जहां अपनी बात हो रही थी अभी, जीवामृत में के पीछे का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट या सोच ये है कि हम हमारे खेत के अंदर जो हम खेत की जो मिट्टी लेते हैं, इसका मतलब वो, क्योंकि बाहर से लाना संभव नहीं है और बाहर से लाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह का, मान लीजिए मैं दक्षिण भारत से कोई मिट्टी लेके आता हूँ और उसका यदि जीवामृत बनाता हूँ, तो दक्षिण भारत के बैक्टीरिया हमारे खेत में वो होंगे, पनपेंगे। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि खेत के पास की मिट्टी आप लेके आइए, एक बात। दूसरी बात, गुड़ का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि गुड़ एक ऐसा पदार्थ है, या कोई भी मीठा पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके कारण जीवाणुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जाती है। और तीसरा ये कि जीवामृत को 15 बार क्लॉकवाइज और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज हमेशा घुमाना चाहिए। उसके कारण क्या होता है कि जब बुलबुले आने लगते हैं, हम ये समझते हैं कि ये एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीवाणु काम करते हैं, वो बैक्टीरिया उसमें बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप घुमाएंगे ना उसको 15 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 15 बार एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, तो आपको ये में आएगी कि इसमें बुलबुले यदि ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया उसके अंदर उस जीवामृत में काम कर रहे हैं। और मेरा जो अनुभव जीवामृत के बारे में है वो ये है कि 7 से 11 दिन के अंदर आप इसको उपयोग कर लीजिए, क्योंकि जो गुड़ होता है, वो गुड़, उसका जो खाना होता है, वो खत्म होने की स्थिति में आने लगता है 11वें दिन तक। इसलिए 7वें दिन से 11वें दिन के बीच में आप इसका उपयोग कर लीजिए जीवामृत का। यदि ऐसा उपयोग करते हैं तो आपको बहुत अधिक फायदा जीवामृत से मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो मैं अभी चाहूंगा कि एक लास्ट प्रेजेंटेशन रहेगा, लेकिन वो एक जनरल है, जो कि अपन एक जो भी देश भर में जो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि किसान भाई लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका कोई अनुभव जुड़ा हो जैविक खेती के उत्पादों से, या उनको कोई दिक्कत आई हो, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा करें। हमारे साथ जोशी सर भी जुड़े हुए हैं, है ना जी। या फिर अभी जो वर्तमान में कोई यदि समस्या आ रही हो खेत में, गेहूं चने या सरसों में, तो वो भी अब इस प्लेटफॉर्म पे रह सकते हैं। किसी भी किसान भाई, मेरी आवाज तो आ रही है? हेलो। हाँ राम बाबू सर, मैं ये कह रहा था, जैसे ह्यूमिक एसिड का जो ड्रम में बताया ना गोबर का, तो इसमें ताजा गोबर लेना है, वो कोई सा भी गोबर ले सकते हैं? नहीं, जो बनानी है ताजा गोबर लेना है, क्योंकि जो ताजा गोबर होता है उसमें बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है ना, वो सक्रिय रहते हैं, है ना। और बाकी नल टोटी लगी उसके जरिए बहा सकते हैं, उससे बहाना है जो सिंचाई के साथ है ना। हाँ, बहा सकते हैं, 1 एकड़ में बिल्कुल बहा सकते हैं। जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। बेसिकली जो भी अपने जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके लोगों के आए हैं। दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं दीपक चौधरी देवास से हूँ। सर हमने इसमें जैविक, इसमें तो लहसुन का सबसे बढ़िया रिजल्ट देखा है अभी हमने।
हमने जब जीवामृत बनाया था, आवाज कटते से। आ रही है आपकी आवाज आ रही है। हाँ। दीपक जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कितनी जीवामृत जो मात्रा में हमने किया, बनाया था, कितने एकड़ में कितना डाला, कितने अंतर से डाला, थोड़ा बताएंगे आप? हमने तो उसमें मात्रा रखा नहीं, हमने तो जब कुछ ज्यादा ही चलाया था, क्योंकि हमने 200 लीटर पानी जो बनाया था वो हम एक बीघे खेत के अंदर लहसुन में चलाते रहे, और उसके साथ में डीकम्पोजर भी चलाया था हमने। तो इनका दोनों का जो साथ में चलाने का रिजल्ट है बहुत बढ़िया था। हमारी लहसुन अभी तक भी स्टोर रखी थी हमने, तो उसमें चिपचिपापन नहीं आया। वो जो डायरेक्ट रासायनिक खेती की लहसुन थी उसमें चिपचिपापन आ रहा था, और उसमें खाद दूसरा यूज नहीं किया था हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला था, जो आप अनिल सर आप चुके चुके हैं हमारे यूनिट शायद। हाँ हाँ जी जी। हाँ, हमने यही यूज किया था। और इसमें कंडा टानिक का स्प्रे किया था हमने। उसका हाथों रिजल्ट तो नहीं दिखा, पर हाँ उसमें पानी के साथ में अच्छा रिजल्ट रहता है, साथ में चलाने का, ड्रेंचिंग करने का। ठीक है दीपक जी, तो ये कितने अंतराल से किया आपने? जैसे एक कोई आप डालते हो जीवामृत या कंडा, तो कितने दिनों के अंतर से डाला आपने लहसुन में? नहीं, हमने तो पानी के हिसाब से 15 से 20 दिन के अंतराल में डाला था। पानी दिया तो उसके साथ आपने कुछ ना कुछ दिया उसको? हाँ, कुछ ना कुछ दिया उसमें। वर्मी वाश भी इकट्ठा हुआ था अपना, अपने वर्मी वाश तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया था, साथ में वही चलाया था। हाँ, पानी के साथ मोटर के साथ में पाइप अटैच कर दिया था, उसके साथ ही दे दिया था वो। बढ़िया। तो बेसिकली वही है कि जैसे आपने कंटिन्यूस दिया ना, कुछ ना कुछ आपने लिक्विड, आपने फर्टिलाइजर उसको देते रहे, तो बेसिकली वही हाँ। कि फसलों को क्या है, भोजन चाहिए। अब वो किस सोर्स से आ रहा है, वो चाहे वो जैविक हो सकता है, वो मतलब रासायनिक हो सकता है। तो कंटिन्यूस आपने दिया तो आपको रिजल्ट अच्छा मिला, तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है। और हाँ, वो स्टोरेज रखा था हमने। अभी आप जमीन का क्या स्थिति है, जमीन कैसी दिख रही है उसके बाद, मतलब उसमें फिर आपने कोई केमिकल तो यूज नहीं किया ना जमीन पे? नहीं किया, अभी इस बार लहसुन नहीं लगाया, उसमें हमने गेहूं लगाया है। गेहूं लगाया, उसमें दूसरा कोई खाद नहीं उड़ाया हमने। जमीन की क्वालिटी में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? जमीन का अभी इतना नहीं करा, कि वो साल अभी टाइम कम हुआ हमको, 2 साल से दूसरी बार का है अपना है। हाँ, लेकिन वो उस टाइम चलता था, जैसे वो हमने पलाव कराया था। हाँ। तो जो रासायनिक खाद डाले थे अपन, उसमें ट्रैक्टर बहुत टाइट चल रहा था, और अपना जैविक जो था वो बहुत नरम थी जमीन। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर क्या है, जैविक जो अपने सूक्ष्म जीवाणु डेवलप हो गया, तो वो अपना जीवन चक्र चला रहे हैं, तो उसके कारण वहां पर वो सक्रिय हो जाता है। हाँ, और उसकी जगह पर जो सोयाबीन की जो थी जीवामृत चलाया, वो सोयाबीन में तो चलाते नहीं, वो पानी गिरता है उसमें, वो चलाने का रहता नहीं है, और उड़ता भी नहीं उसमें। तो उसकी सोयाबीन थी, वो सबसे उसकी हाइट अलग थी, अलग ही हाइट थी उसकी। अच्छा। हाँ, तो अभी गेहूं लगा। आपका इंटीग्रेटेड मैंने देखा है, काफी अच्छा आपने वर्मी बेड मतलब वर्मी कंपोस्ट यूनिट डाला है, तो आगे भी आप इस तरह से करिए। बाकी और हमारे कोई किसान साथी? मैं एक और अभी एक जो हमारे साथ जोशी सर जुड़े हैं, उन्होंने सर ने भेजा था, वो पीपीटी चला रहा हूँ। बेसिकली जो पूरे देश भर में जो भी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, तो उनके बारे में वो बता रहे हैं, बताया हुआ है उसमें, है ना। तो आप लोग एक देखिए कि इस तरह के सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं। हम कितना कर पाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो सॉल्यूशंस है इनका उपयोग भी कर सकते हैं। सर नमस्ते, जोशी सर। जोशी सर सुन पा रहे हैं शायद? चलिए, तो मैं जोशी सर के बिहाफ में ही चला रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे कुछ जो आईटी के बोलते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो कुछ जैसे उन्होंने बताया कि कहाँ पर इस्तेमाल भी हो रहा है, उन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो एक पेंसिल कैक्टस आता है, गेहूं में तीसरी सिंचाई की समय जब दीमक का प्रकोप अधिक हो,
तब पेंसिल कैक्टस के पौधों का कचूमर करके मुख्य सिंचाई की लाइन में डालने से नियंत्रण में सहायता मिलती है। ये कहीं पर इस तरह का प्रयोग किया गया है। अब इसके मतलब उसको प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट वाला है कि मतलब इसको कहीं अपन उपयोग करे हुए कि वो सफल होता है तो अपना और किसानों को बता सकते हैं। फिर सेकंड है जैसे जो अपना जो अपशिष्ट तेल होता है उसकी बांस की लकड़ियों पर लगाकर एक पोषण वाटिका में उपयोग किया है तो दीमक का बचाव किया जा सकता है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद म्यूट हो गया आपका। हाँ अब आ रही है आवाज? हेलो, हाँ अब आ रही है सर आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। सॉरी तो बेसिकली मैं वही बता रहा था कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं किसानों द्वारा कहीं पर इस्तेमाल की जा रही है और डॉक्यूमेंट भी है। तो जैसे मक्के में दीमक का दाने रहित मक्के के भुट्टे और केरोसिन का उपयोग करके कैसे कंट्रोल किया है। तो मिट्टी के घड़ों के चारों तरफ एक सेंटीमीटर के छेद करते हैं, उसमें उनमें दाने रहित भुट्टे भर देते हैं। दाने रहित भुट्टे मतलब जिनका भुट्टा दाने निकाल लिए और भुट्टे का जो डूठे रहते हैं ना ऊपर से सुराही से ढक देते हैं और इन घड़े को अलग अलग जगह पे गाड़ देते हैं और ऊपर की मिट्टी में ढक दें। 3 से 4 दिनों में दीमक भुट्टों पे लग जाएगी जिनको केरोसिन डालकर नष्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये बहुत ही मैंने कई जगह ये मटका गाड़ के कंट्रोल करने का विधि मैंने पहले भी सुना था। तो ये अच्छा तरीका है दीमक के कंट्रोल करने का। फिर कुछ किसानों ने खेत में अलग अलग जगह पर गड्ढे खोदकर उसमें गोबर भर देते हैं जिसमें दीमक एकत्रित हो जाता है और उसको फिर केरोसिन डालकर उसको अपन नष्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल साधन है। दीमक एक बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई के पानी के साथ केरोसिन, तो जैसे दीमक नियंत्रण के लिए 2.5 लीटर प्रति एकड़ केरोसिन सिंचाई डालते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया है गोंडा उत्तर प्रदेश में। तो ये भी अपन एक छोटे से लेवल पे यदि कहीं पर किसी के खेत में पे तो अपन छोटे से मतलब कुछ नहीं तो 500 स्क्वायर मीटर पे भी अपन ये प्रयोग कर सकते हैं जहाँ दीमक का प्रकोप ज्यादा है। फिर एक जो है आपका 30 से 40 दिन में हरे ज्वार के पौधे काटकर मुख्य सिंचाई की लाइन में डाल दें तो ज्वार के पौधों में निकला एससीएन दीमक पर जहरीला प्रभाव होता है। आप सभी जानते हो ज्वार में एक मतलब हाइड्रोसाइनाइड बोलते हैं एससीएन है, तो उससे भी दीमक प्रभावित होता है ना। फिर इसके बाद नीम की खली को खेत में फैलाने से दीमक का नियंत्रण होता है। तो अपन जैविक में करते ही हैं। नीम की तो अपन पत्ती फल सभी का उपयोग करते हैं, है ना। फिर जैसे तना छेदक, जब मक्के में तना छेदक का प्रकोप हो तो तंबाकू पाउडर 5 किलोग्राम रेत में मिलाएं और 200 से 250 मिली पानी से नम कर ले। मतलब 5 किलो तंबाकू पाउडर लेके सस्ता वाला आता ही है। तंबाकू के अपन बहुत सारे हमारे सीओ देवास में भी बने हुए हैं ना। तो वो तंबाकू का पाउडर 5 किलोग्राम लेके 200 से 250 ग्राम पानी में मिलाकर नम कर ले और मक्के की बोने के बाद मिश्रण को क्राउन में डालें। मतलब जहां पर वो जो अटैक होता है तना छेदक का वहां डालें। 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर से ही काम हो जाएगा। 40 दिन में फसल होने की प्रक्रिया दोहराएं। उसके बाद 40 दिन बाद ये प्रक्रिया दोहराएं। ये भी कहीं पर बुक में भी रिकॉर्ड हुआ है। फिर मक्का कीटों पर प्याज के रस का उपयोग। तो जिससे अपने जो प्याज के छिलके होते हैं, प्याज तो अपन खा लेते हैं लेकिन उसके छिलके रहते हैं, 2 से 3 किलोग्राम छिलके उतार रखें। 0.25 हेक्टेयर के लिए पेंटेड ग्रॉस हॉपर व लीफ कल रोग के प्रबंधन के लिए प्रयोग किया गया है गुजरात में। तो ये भी प्याज का रस मतलब एंटी इंसेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर मक्का में जैसे ग्रॉस हॉपर है और अन्य कीटों पर भी प्याज और लहसुन का प्रबंध कर सकते हैं।
एक जो मतलब रस चूसने वाले कीड़े होते हैं उनके लिए मिर्ची लहसुन का भी प्रयोग किया है, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो जैसे चने के बेल्ट में केरोसिन से बीज उपचार, तो चने के बीज में अभी छोटा सा ये सभी के यहाँ केरोसिन भी उपलब्ध होता है, ये करके दे सकते हैं। बेल्ट की बहुत समस्या आ रही है, कई लोगों ने रिपोर्ट किया है, पर हमारे पास जब तक कोई मतलब आंखों देखा प्रमाण ना हो तो हम कैसे सबको रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये कि छोटे से एरिया में अपन ये करके दे सकते हैं। चने के बीज में केरोसिन लगाकर बोनी करने से बिल्ट आने से रुकता है। जहां पर वो बिल्ट की बहुत समस्या आई है जिन खेतों में, वहां पर अगली बार अपन थोड़े से एरिया में कर सकते हैं इस चीज को, है ना, जिससे कि फिर हम उसको आगे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ा सकते हैं। चने के बीज की बोनी के 3-4 दिन पहले केरोसिन 250 मिली 20 ग्राम बीज में लगाकर बोनी करने से बिल्ट रोक लगती है। किसानों को विश्वास कि इसमें 90% बिल्ट रुकता है। कुछ किसान केरोसिन के उपचार के बाद डीडीटी या बीएससी से भी उपचार करते हैं। ये गुजरात में डॉक्यूमेंट हुआ है चीज। जैसे चने में बिल्ट के लिए सरसों तेल से बीज उपचार, तो कुछ किसानों ने सरसों के तेल का उपयोग किया है जो बीज उपचार के लिए, तो वो भी एक अपन प्रयोग कर सकते हैं। जो बिल्ट समस्या का अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, केमिकल में तो है ही नहीं है, और सिर्फ वेराइटी बदल के ही अपन कर सकते हैं। फिर रोएदार इल्ली, चने की इल्ली के लिए 1 किलोग्राम कुचली हुई लहसुन 200 मिली केरोसिन में भिगाकर उसमें 2 किलोग्राम हरी मिर्च का पेस्ट मिलाकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर कीटनाशक के रूप में छिड़काव करें। ये एंटीफिडेंट के रूप में काम करेगा, है ना। अब इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी जगह ये प्रयोग करके देखा है कि 2 किलो मिर्ची और 500 ग्राम लहसुन का हम लोग पेस्ट बनाते थे। 5 लीटर के 2 बर्तन में रख देते थे, रात भर उसको मतलब उसको सोखने देते थे पानी, फिर उसको निचो के करीब 5-10 लीटर हमारे पास घोल तैयार हो जाता था। और इस 10 लीटर घोल का उपयोग जो अपने रस चूसक कीट होते हैं तो उनके कंट्रोल में बहुत लाभदायक है। यदि कोई किसान भाई करे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। उसमें देखिए उसमें जो लहसुन है वो स्मेल आती है उसके कारण रिप्लेंट का काम करता है, और जो मिर्च रहती है पंजेंसी के कारण उसको खाना पसंद नहीं करते लीव्स को, फिर जब डाल देते हैं उसको। तो ये एक बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है, हमने इसका उपयोग भी करवाया है। ये एक फील्ड में आप लोग नया कर सकते हैं। फिर जैसे तंबाकू व चने की इल्ली के प्रबंधन, 4 किलो एलोवेरा में 50 ml नीम का तेल, 500 ग्राम तंबाकू का पाउडर, 5 लीटर घोल प्राप्त करने के लिए 3 से 4 घंटे तक उबालें और उसमें 50 ग्राम अरीठा पाउडर डालकर मिलाएं, है ना। तो ये भी एक तरीका है कीट के प्रबंधन करने का। तो बताने का उद्देश्य ये है कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो इंडिजिनस नॉलेज है वो है, पर हम उसका उपयोग कैसे करें ये एक इम्पोर्टेंट है। तो एक और चीज सुबोध जी बता रहे हैं। अभी एक किसान है, किसान आंध्र प्रदेश के एक किसान हैं, उन्होंने एक मेथड तैयार की है और उसका आईसीआर में भी बहुत सारा वो किया है, आईसीआर में भी रिसर्च हुआ है। इक्रीसाइट हैदराबाद में उन्होंने एक मतलब डेमोन्स्ट्रेशन वो करके और वैज्ञानिकों के सामने ये करके दिखाया प्रयोग। उन्होंने क्या किया कि 200 लीटर पानी लीजिए, 200 लीटर पानी में खेत की 3 से 5 इंच की ऊपर की लेयर आप है ना ले लीजिए और 30 किलो 200 लीटर पानी वाले बैरल में गलवा दीजिए, और उसका पानी जब उसको 24 घंटे रहने दीजिए तो वो पानी ऊपर आ जाएगा और मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। उस पानी का यदि हम स्प्रे चने पे करते हैं तो उससे इल्लियों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। और ये डॉक्यूमेंटेड चीज बता रहा हूं मैं आपको। इसको इससे सकिंग इंसेक्ट तो नहीं जाते। मैंने उस किसान से भी बात की थी तो उन्होंने ये बताया कि इससे सकिंग इंसेक्ट या रस चूसक कीड़ों का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इल्ली का कंट्रोल हो जाता है। फिर मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि इल्ली का आप कंट्रोल कैसे कर देते हैं, इससे कैसे हो जाता है। तो उनका ये कहना था कि जब हम चने के ऊपर स्प्रे करते हैं, जब पत्तियों के ऊपर, तो उसके जो बारीक कण होते हैं वो इल्ली का जो आहार नलिका है वो पचा नहीं पाती, और नहीं पचा पाने के कारण है ना वो मर जाती है इल्ली। और ऐसे करके उसका कंट्रोल हो जाता है। उसको चिंतला वेंकटरमण रेड्डी करके किसान थे, उन्होंने किया है इसको।
CVR टेक्निक करके आपके YouTube पे बहुत सारे इसके YouTube पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और इसका उपयोग एक किसान ने विदिशा में किया था, मैं देखने गया था, तो वो विदिशा में बहुत अच्छा उसने कंट्रोल किया है चने के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। ये तो एक्सपेरिमेंट अपन अपने फील्ड में जरूर करवाएंगे, क्योंकि अपने जो अनुभव के आधार पे। तो बेसिकली आज का कृषि चौपाल का उद्देश्य यही था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इनको स्टैंडर्डाइज करके और उसको हम कैसे अधिक से अधिक किसानों तक ये पहुंचा पाएं, क्योंकि ये जैविक भी है और इनका लागत भी कम होती है किसान की, और मेन हमारा पर्पस भी है। तो इस बीच में अभी किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा है, जितनी भी बातें बताई गई हैं, चाहे जो भी विकल्प बचाए हैं या उत्पाद बताएं, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ ले, नहीं तो फिर टीम के साथी लोग भी पूछ सकते हैं कि किस बेसिकली ये पर्पस यही है कि कई जगह अभी हमारा ऐसे नया काम, नए जिलों में भी हम काम कर रहे हैं। तो जब हम वो बात करते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, तो हमको हमारे पास बहुत लिमिटेड एक्टिविटी होती हैं, पर जैविक का स्कोप इतना ज़्यादा है कि हम लागत में बहुत ज़्यादा कमी कर सकते हैं। तो यदि किसी टीम के मेंबर का भी कोई मन में प्रश्न हो तो जरूर पूछे। अनिल, अगर कोई सवाल नहीं है किसी का तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज जो जितनी बातें कही गई है ज़्यादातर ये इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज की है, जो किसान उपयोग में ला रहे हैं और ये डॉक्यूमेंटेड हुए हैं। पर अभी भी जो भी इनका प्रचार प्रसार हुआ है माउथ ऑफ वर्ड से हुआ है, इसके लिए कोई डेटा जनरेट नहीं हुआ है कहीं भी। तो अगर आप इन लोगों को अपने स्तर पर देखना चाहें तो जहाँ भी उपयोग करें तो वहाँ एक कंट्रोल प्लॉट छोड़ें साइड में, और फिर देखें असर, तो पता लगेगा। क्योंकि अगर आप दूसरे किसान से कंपेयर करेंगे तो आपको पता नहीं वो क्या प्रैक्टिस यूज़ कर रहा है और आपके यहाँ क्या प्रैक्टिस, तो कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। तो आज जो बातें हुई है करते रहें किसान, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले करते रहें। जहाँ तक बात हुई है, 3 चीज़ों की बात हुई है। एक तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात हुई है इन उत्पादों द्वारा, दूसरा पेस्ट कंट्रोल की बात हुई है, और तीसरा ग्रोथ रेगुलेटर की हुई है। पर इन सब को छोड़ के आप सब लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहता हूं मैं कि ये जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप जमीन में डाल रहे हैं या पौधों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, वो आपकी सॉइल हेल्थ ठीक करने में ज़्यादा सहायक हैं। आप इनको न्यूट्रिशन के लिहाज से मत देखें, क्योंकि आज के साइंटिफिक ज़माने में अगर 1 एकड़ से आप कुछ या 1 हेक्टेयर से जो फसल लेते हो तो हमको पता है कि कितना न्यूट्रिशन वो ड्रा करता है और कितना डालना चाहिए। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन चीज़ों को यूज़ करिए और साथ में जितना भी हो सके गोबर की खाद वगैरह डालिए। दूसरा, जब पेस्ट, डॉक्टर शर्मा वैसे यहाँ पे है, मैं लिबर्टी ले रहा हूँ बोलने की, पेस्ट कंट्रोल में आपको इनका यूज़ बहुत सही समय पे करना पड़ेगा, शुरुआती तौर पे करना पड़ेगा, तो आपको कंट्रोल मिलेगा। अगर आप सही वक्त पे और सही चीज़ों का इस्तेमाल करके नहीं किया आपने तो आपको प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब कीड़े का अवस्था जब छोटी हो और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, डॉक्टर शर्मा ने बहुत सारा काम किया है इस पर, और कुछ प्लांट प्रोडक्ट इसमें से अभी बताए गए थे, उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि मारते भी हैं कीड़े को, तो उनका उपयोग करना चाहिए। और किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन नहीं लेना है, अगर उनको कभी लगता है कि उनके हाथ से बाहर जा रही है बात कीड़ों के बीमारियों में, तो हिचकना नहीं चाहिए फसल बचाने के लिए, किसी अन्य उपाय करने के लिए। तीसरा, ह्यूमिक एसिड की जब बात करते हैं तो ये ज़्यादातर ग्रोथ रेगुलेशन में काम करता है, और एविडेंसेस हैं कि कुछ ह्यूमिक एसिड के कुछ फ्रैक्शंस या फॉल्विक एसिड के कुछ फ्रैक्शंस प्लांट सीधे ले पाता है, और वो पौधों को जो एब्रेशंस हैं वेदर के, उससे लड़ने में सहायता करता है। और ग्रोथ, चूंकि ह्यूमिक एसिड में भी नाइट्रोजन काफ़ी होता है, तो ग्रोथ प्रमोट जरूर करता है। तो इन 3 चीज़ों पे बात हुई, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम माउथ ऑफ वर्ड से बात नहीं करें, कुछ डेटा जनरेट करें और कहें कि हाँ ये टेक्निक से हमारा अच्छा है। वैज्ञानिक तौर पे हम क्या करते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको
कंट्रोल से कंपेयर करके कुछ साल तक जब पता लगता है कि पक्के तौर से काम कर रही है चीज़, हम रिकमेंड करते हैं। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इनके अलावा इनको यूज़ करने का, या अलग जो दूसरे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो करते रहें, थोड़ा ध्यान रखें और टाइम का ध्यान रखें। डॉक्टर शर्मा शायद कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पर। सर शायद आज नहीं है। सर का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, वो भी कॉल में आए थे सर बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया कि मतलब बाकी फायदे कैलकुलेट होंगे लेकिन सॉइल हेल्थ तो इम्प्रूव होगी आपकी, है ना। तो हम इस तरह के और भी रखेंगे, लेकिन जैसे जोशी सर ने बताया कि कंट्रोल प्लॉट क्यों होना चाहिए, जैसे कि अभी हमारे कई किसानों ने शेयर किया फायदे, या हम जहाँ भी जाते हैं फील्ड में तो हमको पता चलता है कि वर्मी कंपोस्ट से इतना पैदावार बढ़ गया, लेकिन मैंने वही जानना चाहा ना कितने अंतर से दिया हमने, कितनी मात्रा दी और उससे कितना प्रोडक्शन बढ़ा, वो कैसे पता चलेगा हमको जब हमारे पास कंट्रोल प्लॉट होगा। तो एक आज का जो ये पूरा काम करने का उद्देश्य ये था कि एक तो हम अपने जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट कर पाए, स्टैंडर्डाइज कर पाए कि भाई जीवामृत है, हम बोल रहे हैं तो सोलिडार्ट जीवामृत को क्या बोलेगा, नहीं तो मालूम पड़ा कई जगह पे एक आध दो चीजें मिस हो गई तो फिर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आया, या फिर ह्यूमिक हम कंडक्ट्रॉनिक बना रहे हैं तो उसमें उसका क्या है। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक तो वो उद्देश्य है। दूसरा ये कि जो जोशी सर ने बोला है कि जब भी हम कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी सारे हमारे रिसोर्स सेंटर में लोगों ने बना के रखे हुए और यूज भी हो रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, कई हम फील्ड बहुत हमको कहानियां अच्छी मिलती हैं कि ये ऐसे फायदे हो रहे हैं, पर हम उसको डॉक्यूमेंट करें और उसको फिर लार्जर लोगों तक ले जाएं, और 1 एकड़ से फिर हम उसको कैसे 2 एकड़ में करें, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ये सब हमको उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। जैसे वर्मी कंपोस्ट एक्टिविटी तो हमारे हर कोने तक पहुंच रही है, बाकी और भी हमारे जो सॉल्यूशन है ये इजी सॉल्यूशन है, सब बनाए जा सकते हैं घर में, है ना। और जैसे इतने सारे नोटिफाइड भी हुए हैं तो इनको भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर जोशी सर का धन्यवाद। सर ने एक अच्छा डॉक्यूमेंट दिया, उससे हमको एक आइडिया लगा कि एक इतने डिफरेंट तरह के मतलब एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किसानों द्वारा किए गए हैं जो कि नोटिफाइड भी हुए, और हमारे जो फील्ड की टीम है वो भी इसमें अच्छा काम कर रही है, पर उसको सिस्टमेटिक करके और डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। तो मैं एक बार फिर से ये स्मार्ट कृषि चौपाल के 7वें संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार फिर हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल। थैंक यू सर। वेलकम।